केमिस्ट्री ओ लेवल्स में 20% था, यहाँ पे 30% है। द वर्ड ऑर्गेनिक इज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। ये केमिस्ट्री की पहली ब्रांच है। इन द अर्ली एज ऑफ केमिस्ट्री या अर्ली एज ऑफ ह्यूमन बीइंग, दे वर सराउंडेड बाय द कंपाउंड्स व्हिच आर डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स से। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स हमारे पास दो हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एंड इन कंपाउंड्स के बारे में ये कॉन्सेप्ट था कि दीज कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर इन द लैब, and these compounds are made by superficial force by Allah and we can only study them. आज भी अगर आपसे पूछा जाए क्या आप लोग हनी लैब में बना सकते हैं, मिल्क लैब में बना सकते हैं? नहीं बना सकते। मीट लैब में नहीं बना सकते। तो यही कॉन्सेप्ट जो है उस वक्त था, और उस वक्त जो है बच्चों को मार्क्स मिला करते थे इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए, द स्टडी ऑफ नेचुरल कंपाउंड। फिर एक साइंटिस्ट था फ्राइडरिच वोहलर, वो हीट कर रहा था एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायोनेट को लैब में। ये मैं भेज दूंगा फाइल आपको, आप लोग घर पे आराम से सुकून से इसको बनाते रहिएगा। मतलब आज सुन के जाएंगे, आज इसको लिख लेंगे तो आप लोगों का काम जो है काफी आसान हो जाएगा। तो फ्राइडरिच वोहलर जो था ये हीट कर रहा था एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायोनेट को, और उससे हुआ क्या कि यूरिया बन गया। तो अगर यूरिया बन गया which was organic compound, तो that was accidentally, ऐसा हुआ वो कुछ और कर रहा था इसके साथ, लेकिन एक्सीडेंटली उससे ये कंपाउंड बना। उसने इस कंपाउंड को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, और ये इनऑर्गेनिक से बन ही नहीं सकता। ये कंपाउंड तो डायरेक्टली एनिमल से आता है। तो दिस कंपाउंड इज हाउ इट इज मेड। तो उसने जो है इसको दोबारा बनाया, दोबारा बन गया, तीसरी दफा बनाया, तीसरी दफा बन गया। तो उसने उसके बाद जो है पेपर एक पब्लिश कर दिया कि आई हैव प्रिपेयर्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब। तो उस वक्त जो राय थी वो ये थी कि दीज कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर इन द लैब, और लोगों ने इसको स्ट्रांगली अपोज किया। मीनवाइल जो साइंटिस्ट थे वो लैब में चले गए, और लैब में जाने के बाद उन्होंने भी इसको मेथड को देखा, और उसके बाद जो है बनाना शुरू किया, उनसे भी बन गया। अब आप लोग सोचिए कि क्यूरियोसिटी जो है दैट इज अ थिंग व्हिच टेक यू समवेयर। अगर क्यूरियोसिटी ना हो तो फिर बंदा क्या करेगा? फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं कहूं कि जाके केक बना दो, गेस्ट आ रहे हैं और आप केक बनाने की कोशिश करें, उससे कोई नई चीज बन जाए, तो आप क्या करेंगे? आप उसको फेंक देंगे, दोबारा बनाएंगे। फिर दोबारा कोशिश करें, फिर उस दिन कुछ मसला चल रहा है और कुछ बन गया वही, दोबारा फिर आप फेंक देंगे। तो 2-3 दफा आप फेंक देंगे, उसके बाद वो भी नहीं बनेगा फिर। तो ये क्यूरियोसिटी थी कि काम कुछ कर रहा था और नई चीज बनी, उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। तो उसने कहा कि ये कंपाउंड बन गया। उसके बाद उसने जो है ये थ्योरी पब्लिश कर दी कि दीज कंपाउंड्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड इन द लैब। इसकी थ्योरी को लोगों ने स्ट्रांगली अपोज किया कि आज ये कह रहा है कि मैं वो काम कर सकता हूँ, वो कंपाउंड बना सकता हूँ जो अल्लाह बनाता है, तो कल ये इंसान बनाने का दावा कर देगा और फिर ये कहेगा मैं अल्लाह हूं। तो उन दिनों में जिसके पास थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी पावर आती थी, वैसे दावे करता रहता था। तो लोगों ने इसकी थ्योरी को अपोज किया, और साइंटिस्ट जो इस पे काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो जो कंपाउंड बनाया था यूरिया, तो यूरिया इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच वाज प्रिपेयर्ड बाय फ्रॉम इनऑर्गेनिक अमोनियम सायोनेट्स। अब यूरिया का फार्मूला आपके सामने डिस्प्लेड है, CONH2 ट्वाइस, जबकि अमोनियम का फार्मूला मुझे आता है, आपको भी आता है अमोनियम का। तो सायोनेट का फार्मूला क्या होगा, ये आपके पास बॉन्डिंग में क्वेश्चन आया था। तो क्या हम ये काम कर सकते हैं, इसमें से निकाल सकते हैं? अगर यूरिया का फार्मूला ये है, इसको मैंने खोल दिया तो कार्बन 1 हो गया, ऑक्सीजन 1, नाइट्रोजन 2 हो गए, एंड हाइड्रोजन 4 हो गए। एंड अमोनियम को इसमें से अगर माइनस कर दें, NH4 को, तो बचेगा क्या आपके पास? तो आपके पास CON बच जाएगा। तो हमने लिख दिया इसका कि CNO। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर चार्ज क्या होगा जो बैलेंस हुआ होगा? नेगेटिव। तो इस पे काम चलता रहा, तकरीबन 10 साल लगे इसकी थ्योरी इसको एक्सेप्ट होने के लिए।
तो उस वक्त जो है सबसे पहला काम ये करना था, डेफिनेशन को उड़ाना था। वो डेफिनेशन जो स्टडी ऑफ नेचुरल कंपाउंड था। अब ये कंपाउंड नेचुरल नहीं रहे, ये लैब में भी बनाए जा सकते हैं। तो इन कंपाउंड्स के ऊपर थोड़ा सा गौर किया हमने। तो नेचुरल गैस का फार्मूला हमने देखा ऐसा होता है, ये शराब है, वाइन है, जो लोग अरसे से पीते हुए आ रहे हैं, जीते हुए आ रहे हैं, ये भी ऑर्गेनिक से ही बनता है। विनेगर जो है ये भी ऑर्गेनिक सोर्स है इसका। ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है, ये प्रोटीन या अमाइनो एसिड का फार्मूला है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। और इन सबको जब चेक किया, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबके सब जो है लिख के उनके फार्मूला को जब चेक किया, हमें डेफिनेशन को रिफॉर्म करना था, स्टडी ऑफ नेचुरल कंपाउंड काटना था, उसकी जगह पे नई चीज लेके आनी थी। तो हमने सब में देखा इन सारे के सारे कंपाउंड में ये दो चीजें कॉमन है। क्या क्या? कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हमने इसकी डेफिनेशन लिखी कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर लिखते हैं तो जो बच्चा बिल्कुल क्लास 9 में है उसको भी पता है कि इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। लेकिन मुसीबत ये थी कि इसमें क्या आ रहा है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, इसमें क्या आ रहा है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनको भी तो लेके आना था, ये भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हमने इनके लिए एक वर्ड यूज किया ताकि हमारी डेफिनेशन कंफाइन हो जाए। सिर्फ हाइड्रोकार्बन जो है वो डिफाइन नहीं कर रहा इस चीज को, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो उसमें हमारे पास आ जाएगा एंड देयर डेरिवेटिव। तो अब ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गई है। और उसकी 18 में उसने काम शुरू किया था, 1828 में उसकी डेफिनेशन जो थ्योरी थी एक्सेप्ट हो गई, और उसके बाद से जो डेफिनेशन अप्लाई होगी, दैट इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। अब हम ये लिखेंगे तो हमें मार्क मिलेगा। अब हम लिखेंगे स्टडी ऑफ नेचुरल कंपाउंड, हमारा मार्क कट जाएगा। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डिराइव्ड फ्रॉम। ये एक हाइड्रोकार्बन था, इस कंपाउंड से ये डिराइव हुआ है, इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। दिस कंपाउंड इज डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। समझ आ गई डेरिवेटिव का मतलब? समझ आ गया सबको? अब ऑर्गेनिक की फाउंडेशन सेट करने के लिए आपको कुछ चीजें जो हैं प्राइमरीली पता होनी चाहिए, ताकि ये काम थोड़ा सा अच्छा हो जाए, आसान हो जाए। एलिमेंट्स जो हमने ढूंढे सारे कंपाउंड्स में, सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक के खोल के रख दिए, लिस्ट बना दी पूरी की पूरी, और उसमें सब में चेक किया कि कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो बस यही एलिमेंट्स है जो आ सकते हैं, और ये भी मैक्सिमम साइड है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता। अब इन एलिमेंट्स के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? इन सारे एलिमेंट्स को होल से लेके तो सारे के सारे नॉन मेटल, सारे नॉन मेटल। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन आ सकती है, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर, फास्फोरस, सारे नॉन मेटल है। तो बॉन्डिंग कौन सी हुई? और कोवेलेंट बॉन्डिंग को शो करते हैं डंडियों से। डंडियों वाला जो फार्मूला होता है हम कहते हैं डिस्प्ले फार्मूला। तो सबसे पहले इनकी वैलेंसी चेक की, तो इसकी वैलेंसी आप सबको पता है कि कार्बन की 4 होती है। वैलेंसियां मेरे ख्याल में सबको पता होगी, पीरियोडिक टेबल से आप लोगों ने वैलेंसियां निकाली थी। ग्रुप 1 की वैलेंसी क्या होती है, ग्रुप 2 की क्या होती है, उस बेस के ऊपर। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में लोअर वैलेंसी शो होती है, इनऑर्गेनिक में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है, जो हमने पीरियोडिसिटी में देखा। हैलोजेंस हैं, इनकी वैलेंसी 1, ग्रुप 7 की वैलेंसी 1 जो नॉर्मल होती है वही है। सल्फर ग्रुप 6 का है तो वैलेंसी 2, एंड फास्फोरस ग्रुप 5 का है तो वैलेंसी 3। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब भी ये फार्मूला में नजर आएगा तो कार्बन के अराउंड 4 डंडियां नजर आनी चाहिए। 4 वैलेंसी का मतलब ये है। अगर 4 डंडियां नजर नहीं आ रही, इसका मतलब हमने कहीं भंड मार दिया है और हमारा फार्मूला गलत है। ये 4 डंडियां ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती है, किसी भी तरीके से 4 डंडियां होनी चाहिए हाइड्रोजन के अराउंड। तो हाइड्रोजन के अराउंड 1 डंडी होगी क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन के अराउंड 2 डंडियां होंगी, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती है। नाइट्रोजन के अराउंड 3 डंडियां। तो जितनी वैलेंसी उतनी डंडियां होंगी इनके अराउंड। इज दिस क्लियर? फायदा क्या होगा? फायदा इसका ये होगा कि आपको अगर ऐसे कोई कंपाउंड बना के दे देता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वैलेंसी हमें पता होंगी तो हम अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि एक्चुअली इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। इसमें 3 कार्बन है, हमने 3 कार्बन को खोलने की कोशिश की, तो एक कार्बन इसके 3 हाइड्रोजन लिखे हुए उसने, हमने भी लिख दिया 3 हाइड्रोजन हो गया इसके साथ। आगे फिर कार्बन है, इसके साथ एक ऑक्सीजन लगी, हमने लिख दिया। और आगे फिर एक कार्बन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन है। अब सोच के बताएं किसकी वैलेंसी अभी पूरी नहीं हुई? ऑक्सीजन की भी पूरी नहीं हुई और बीच वाले कार्बन की वैलेंसी भी पूरी नहीं हुई। कैसे? कार्बन के अराउंड 4 डंडियां होनी चाहिए, 3 आ रही है।
और ऑक्सीजन के अराउंड 2 डंडियां होनी चाहिए थी, एक आ रही है। इसका मतलब अब आप खुद सेट करेंगे इसको, ये अब सही हो गया। इसी तरीके से अगले वाले कंपाउंड को अगर देखते हैं तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए लगा रहते हैं हम लोग, उसके बाद एक कार्बन है उसके साथ 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है, उसके साथ एक कार्बन है उसके साथ 1 ऑक्सीजन लगा हुआ है, और उसके साथ ये 3 हाइड्रोजन लगे हुए। अब किसकी वैलेंसी सेट नहीं है? इसकी तो वैलेंसी पूरी है। क्या इसकी पूरी है? ना इसकी पूरी ना इसकी पूरी। क्या करें? यहां पे अगर डबल बॉन्ड लगा दूं तो वैलेंसी पूरी हो गई। इससे अगले वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी है क्या? क्या इसकी पूरी है? अब क्या करें? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमसे गलती नहीं होगी। जब हम कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो हमें अगर ये बात पता होगी तो आगे मसला नहीं होगा। इज इट क्लियर? कोई मसला किसी को? इसके बाद एक सर्वे हुआ था 2002 में, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, और HEJ रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा, जिसके क्रेडिट आर्ट्स ट्रांसफर होते हैं सारी दुनिया में, लोग आते हैं बाहर से भी वहाँ रिसर्च के लिए। डॉक्टर अताउर रहमान उसको लीड करते हैं। तो सर्वे में पता ये चला कि 26 मिलियन नॉन कंपाउंड है। अभी मैं टाइम ही नहीं मिला कभी दोबारा चेक कर सकूं। 26 मिलियन एक बड़ा नंबर है, दुनिया में नॉन कंपाउंड है। उनमें से 1 मिलियन इनऑर्गेनिक है, 25 मिलियन ऑर्गेनिक है। तो इतना बड़ा नंबर, आउट ऑफ ऑल कंपाउंड ऑर्गेनिक का नंबर इतना बड़ा क्यों? अब हम सोचते हैं कि पीरियोडिक में एलिमेंट्स कितने टोटल? 120 के आसपास एलिमेंट्स हैं। उनमें से कितने थे इसमें? 8-10, 10% भी नहीं हुआ। 10% एलिमेंट्स दुनिया के 25 मिलियन कंपाउंड बना रहे हैं, और बाकी रेस्ट जो है मिलके वो सिर्फ 1 मिलियन बना रहे हैं। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? अब आप जमीन पे कुर्रे अर्ज पे अपने आसपास गौर करें, आपकी सराउंडिंग में ज्यादा ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? समंदर में भरा हुआ, दरिया में भरा हुआ पानी, पानी इनऑर्गेनिक। मट्टी SiO2, पहाड़ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम सल्फेट के पहाड़ है भाई, तो ऑर्गेनिक है। तो इसका मतलब झूठ था? नहीं, झूठ नहीं था, सच तो था। इनऑर्गेनिक का नंबर तो कम है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। अब कंपाउंड एक है वाटर, और 70% दुनिया को कवर किया हुआ है। मट्टी, सैंड, SiO2 एक कंपाउंड है लेकिन उसकी अबंडेंस बहुत ज्यादा। तो इनऑर्गेनिक वालों की अबंडेंस बहुत ज्यादा है, जबकि ऑर्गेनिक वालों की नजर नहीं आते तो अबंडेंस कम होगी। ठीक, तो हमें जो नजर आता है वो अबंडेंस नजर आती है, इस वजह से हम ये कहते हैं, लेकिन एक्चुअली यही हिसाब किताब है कि इसमें इसकी क्वांटिटी लो होने की वजह से ये नजर कम आती है। अब 25 मिलियन होने की कुछ वजह तो होगी, 25 मिलियन कंपाउंड होने की कोई वजह तो होगी। तो उसमें कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी तो यह है कार्बन की कि कार्बन जो है, आपको पता है कि ग्रुप 4 वाले क्या बनाते हैं? जाइंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट कार्बन से निकले। सिलिकॉन खुद एक जाइंट, और ऑक्सीजन के साथ फिर जाइंट। जर्मेनियम भी जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो ये जाइंट वाला जो मामला है, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर कौन बनाते हैं? ग्रुप 4 वाले। ये कार्बन भी ग्रुप 4 का। बड़े बड़े नेटवर्क बने होते हैं इनके, और जैसे ही ये बॉन्डिंग किसी एलिमेंट से करने की कोशिश करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो छोटे बच्चे को। वो छोटा बच्चा कौन है? एक पीरियड में ऐसा बच्चा है जिसका कोई ग्रुप ही नहीं, जिसका कोई खानदान ही नहीं। ऐसा क्यों है कि हाइड्रोजन को सबसे पहले ग्रुप 1 वालों ने क्लेम किया हमारा बच्चा? बताया था क्या? बताया था मैंने। तो ग्रुप 1 वालों से पूछा कि भाई कैसे तुम लोगों का बच्चा है? तो इन्होंने, बुजुर्गों ने डिसाइड ये किया कि उसने कहा कि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर में। हमने कहा ले जाओ, ले गए वो, और 3 दिन बाद वापस लेके आ गए। बोला हम
मेटेलिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जाइंट स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करते हैं, बड़ा स्ट्रक्चर होता है, और कंडक्शन होती है हमारी, और हम चाकू छुरियां सब बनाते हैं, मेटल्स सब सॉलिड होते हैं। ये प्रॉपर्टीज हमारी। ये बनाता है कोवेलेंट, इसको बोलते हैं जाइंट स्ट्रक्चर बना, नहीं बनाता है ये, हमें फिट नहीं हो रहा, गैस है। हमने ठीक है बिठा दो इसको। उसके 2 महीने के बाद ग्रुप 7 वाले ने क्लेम किया हमारा बच्चा है। अब सोचिए कि क्या रिजेम्बलेंस होगी ग्रुप 7 के साथ। तो हमने उनको भेज दिया था, हमने कहा कि अगले दिन आना, सारे पॉइंट्स लिख के लेके आओ कि क्या क्या है इसमें। तो उन्होंने कहा हमें एक चाहिए इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, इसको भी एक ही चाहिए, ऐसा है। बोला हम डायटोमिक है, ये भी डायटोमिक। अच्छी बात है। बोला हम में गैस भी है, सॉलिड लिक्विड भी है, ये गैस है, एडजस्ट हो जाएगा। लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ये होता है वो होता है। हमने कहा ठीक है ले जाओ भाई, ज्यादा बात नहीं करो। वो लेके चले गए। तो उनमें गैसेस थी, सब कुछ था, उन्होंने काफी बच्चे को खिलाया, लेकिन ये बच्चा एक जगह पे मसला कर रहा था, और वो मसला ये था कि नजर नहीं आता था। इसको जब आवाज देते थे तो ये वहां से गायबाना हाजिर होता था, बाकी सबके कलर होते हैं, इसका कलर नहीं था। हैलोजन्स के कलर होते हैं, इसका कलर नहीं था। नंबर 2, लाइन में शाम के टाइम वो खेलते थे डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, कि क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, ब्रोमीन उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये उस लाइन से निकल जाता। उसको बहुत उन्होंने समझाया कि इंसान बन जा, हम एडजस्ट हो जा, ये एडजस्ट नहीं हुआ। और फिर उन्होंने आखिरकार इसको बोला कि तुम्हें सुबह छोड़ के आ रहे हैं वापस। तो उस दिन हाइड्रोजन को थोड़ा सा अफसोस हुआ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सेकेंड टाइम है। तो जब लेके गए, उन्होंने बताया कि हमारे साथ ये एडजस्ट नहीं हो रहा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमारे साथ मैच नहीं कर रही। हमने बड़ी कोशिश की संभालने की, नहीं संभल रहा हमसे, रखे इसको। तो फिर कार्बन को, उसको हाइड्रोजन को बिठा दिया। उसके तकरीबन समझ लें कि कोई नहीं आया इसको लेने के लिए, और फिर 2 साल बाद कार्बन ने, ग्रुप 4 ने क्लेम कर दिया हमारा बच्चा है। ग्रुप 4 के साथ क्या मिलता होगा इसका? और सोचो, ग्रुप 4 हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड। ग्रुप 4 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, तो प्रॉपर्टी एक जैसी हो सकती है। तो वो लेके चले गए। अब वो बनाते हैं जाइंट स्ट्रक्चर, कार्बन से 3 कार्बन और ये 4 कार्बन और नेटवर्क बनता जा रहा है। ये फिर वही डाइटोमिक, उसको बहुत समझाया। उस वक्त हाइड्रोजन को बोला कि तू तो गलती से लेके आ गया, तुझे, तू हमें सेट नहीं हो रही, तुझे वापस लेके जाना। तो हाइड्रोजन रो पड़ी कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो सारे। तो उस वक्त जब इसको लेके जा रहे थे तो कार्बन को तरस आ गया, और कार्बन ने कहा कि मैं कसम खा रहा हूं, देख हमारा तुमसे प्यार है, हम बनाते हैं बड़े बड़े नेटवर्क, जिस दिन नेटवर्क खोलेंगे सबसे पहली प्रेफरेंस देंगे तुझे। दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे पहली प्रेफरेंस देंगे तुझे, लेकिन तू हमें एडजस्ट नहीं हो रहा इस वक्त, चल। उसको छोड़ के आ गया। रोती रही हाइड्रोजन, लेकिन कार्बन ने अपनी कसम जो है निभाई, और जब भी उसने किसी एलिमेंट को प्रेफरेंस दी, जैसी नेटवर्क खोला तो उसने किसको प्रेफरेंस दी है? हाइड्रोजन को। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा अबंडेंट जो क्या है, और उसकी पोजीशन, किसकी पोजीशन? हाइड्रोजन की पोजीशन डिस्प्यूटेड है, इसलिए उसकी कोई जगह नहीं मांगी। तो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज, नंबर 1 ये प्रॉपर्टी है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 4 वैलेंसी से क्या फर्क पड़ेगा, कंपाउंड्स की लिस्ट बन जाएगी ठीक ठाक। देखें, अगर मैं 3 एलिमेंट्स देता हूं और आपसे कहता हूं कॉम्बिनेशन बनाने शुरू करें, देखें एक कंपाउंड हो गया, अब इसमें से मैंने एक Cl, एक H हटा दिया, दूसरा कंपाउंड बन गया, फिर 2 H हटा दी, तीसरा कंपाउंड बन गया, चौथा और पांचवा। सिर्फ ये एक कार्बन का कंपाउंड था, कितने कंपाउंड बन गए उससे, सब्स्टिट्यूशन करने से, घुमाने से। ये मेरी बात समझ आ रही है? और अगर यही काम मैं इसके साथ करने की कोशिश करूं तो इसका एक कंपाउंड ये हो गया, एक आप H की जगह पे Cl को लेके आ जाइए, ये भी सही है, और एक ये, कितने कंपाउंड बने इसमें? तो जितनी वैलेंसी ज्यादा होगी उतनी पॉसिबल कंपाउंड बनाने की एबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब वैलेंसी 4 इज अ मैक्सिमम वैलेंसी एक्शन। तो एक तो प्रॉपर्टीज की ये है कि इसकी वैलेंसी 4 होती है, जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स या वैरायटी ऑफ पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज आर, जिसकी वजह से कंपाउंड ज्यादा बने। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी के अंडर मजबूरी इट कैन मेक डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। जैसे हमें अपना आप सेट करने के लिए खुराक की, रोटियों की जरूरत होती है, ऐसे ही
जब ये अपना मुंह खोलते हैं, इनको हाइड्रोजन की जरूरत होती है, हाइड्रोजन को बुलाते हैं कि हाइड्रोजन लेके आ जाओ। तो अगर हम यहां पर कार्बन की बात करें तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड मेकिंग एबिलिटी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि दो कार्बन अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हैं, दोनों कार्बन को जोड़ दिया, तो इनसे पूछा भाई क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा कि हमें हाइड्रोजन चाहिए। आप लोग बताएं कितने हाइड्रोजन चाहिए? 6। तो इसको मैंने 6 हाइड्रोजन जैसे दिए, तो इसने बना दिया कंपाउंड, और फिर बोला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कंपाउंड बन गया। एक वक्त में से पूछा क्या चाहिए, बोला हाइड्रोजन चाहिए, बोला कितने, बोला 6। हमने कहा हमारे पास 6 नहीं है, हमारे पास तो 4 है, क्या प्रॉब्लम है? इसने कहा ठीक है 2-4 दे दो। अब कैसे सेट करेगा अपने आप को? आप मुझे बताएं कि ये डबल बॉन्ड खुशी से आया है या मजबूरी में आया? तो आप लोग भी याद रखिएगा, जैसे इसको चांस मिलेगा डबल बॉन्ड खोल देगा ये। मजबूरी क्या थी? नहीं थी हाइड्रोजन, ये भूखा है, प्यासा है, इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। आप लोगों ने सैचुरेटेड का टर्म और अनसैचुरेटेड का टर्म सॉल्यूशंस में सुना हुआ है। नमक ऐड करते जाएं, ऐड करते जाएं, ऐड करते जाएं, जब उसमें नमक फर्दर डिसॉल्व नहीं होगा उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपने 1 चम्मच डाल दिया है और उसमें फर्दर डिसॉल्व हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। आपकी कैपेसिटी 4 रोटी खाने की अगर है और आपने 4 रोटियां खा ली हैं, तो आपके सामने 5वीं रोटी रखेंगे तो आप बोलेंगे सॉरी आई एम सैचुरेटेड, ऐसा होगा। और अगर आपने 1 खाई है या नहीं खाई तो आप 4 खा सकते हैं। आपकी जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी, ऐसी इनकी भी कैपेसिटी। इस तरीके से कार्बन जब फिर दोबारा कभी आए, हमने कहा कि हाँ भाई क्या चाहिए, बोला हाइड्रोजन। हमने कहा कि आज 2 है बेटा, क्या करना है? इसने बोला 2 दे दो, टेंशन नहीं है। अब क्या करेगा? ये कार्बन की एबिलिटी है। सिलिकॉन में डबल सिलिकॉन से डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। जो थर्ड पीरियड आपके पास आता है वो आपस में डबल बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि साइज बड़े हो जाते हैं, और डबल बॉन्ड के लिए पाई बॉन्ड बनना चाहिए, तो ओवरलैपिंग ही नहीं होगी नीचे। जो सेकंड रो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल का, उसका साइज छोटा होता है, तो वहां पर करीब करीब होते हैं, डबल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे नहीं बनेगा नीचे वाला में। तो सिलिकॉन इसी का बहन भाई है नीचे, वो आपस में डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। इस तरीके से अगर मैं बात करूं कैल्शियम की कि हाँ भाई कैल्शियम क्या चाहिए, बोला 2 हाइड्रोजन दे दो फिर। तो हमने कहा ये ले 2 हाइड्रोजन, अगर 2 हाइड्रोजन दे दूं तो ये बन जाएगा ये। फिर कैल्शियम से हमने किसी दिन कहा कि बेटा आज कम है हाइड्रोजन, 1 ले लो, तो इसने कहा अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए, 2 ही लूंगा। लेकिन ये ऐसा उसने नहीं किया। अगर सिलिकॉन पे अप्लाई करूं सिलिकॉन भी नहीं करेगा। कैटिनेशन का मतलब होता है लंबी चेन मेकिंग एबिलिटी। लंबी चेन तो इनकी थी, कहां थी भाई लंबी चेन? एलिमेंटल फॉर्म में, डायमंड जैग्रेफाइट, ये लंबी चेन्स बनाते हैं। कार्बन कार्बन के साथ कार्बन कार्बन चल रही होती है चेन। ये चेन जो है तकरीबन 2000 तक भी जा सकती है नंबर इसका, इसे हम कहते हैं कैटिनेशन। ये काम सिलिकॉन भी कर सकता है। सिलिकॉन भी लंबी चेन बनाता है। जैसे हम इनको एल्केन कहते हैं, उनको हम सिलेन कहते हैं, लेकिन उनके बंटे बड़े होते हैं, साइज बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो झोल खा जाएगा और थ्रेड टूट जाएगा। आप ऐसा समझ लें इस वक्त ये पूरे धागे के अंदर हमने टेबल टेनिस की बॉल्स लगाई हैं, तो इट कैन बेयर लॉट ऑफ प्रेशर। अगर उसमें फुटबॉल लगा दे तो उस धागे में तो टूट जाएगी ना। 8 से बड़ी चेन नहीं होती सिलेन की, है वो भी कंपाउंड, लेकिन लंबी चेन बनाने की एबिलिटी इन्हीं की। अब आप कार्बन हाइड्रोजन रख दे, सिर्फ एक कार्बन तो एक कंपाउंड, 2 कार्बन तो दूसरा कंपाउंड, डबल बॉन्ड लगा लेंगे तीसरा कंपाउंड, इतने कंपाउंड। इसमें आप सब्स्टिट्यूशन करके देखें जरा, एक क्लोरीन लगा दें एक कंपाउंड हो जाएगा, 2 लगा दें उनकी पोजीशन चेंज कर दें, कंपाउंड ही कंपाउंड। तो इतने सारे कंपाउंड होने की जो वजह है उनमें आपको कुछ हल्का फुल्का बताया कि ये हिसाब किताब। इसी तरीके से जहां पे हम रिसर्च का काम कर रहे होते हैं जिस एरिया में, उस लैंग्वेज का इम्पैक्ट लाजमी आता है। अब जो पंजाब में जाएंगे तो बोलते हैं डड्डू, कराची में आएंगे तो बोलते हैं मेंढक, गोरा बोलता है फ्रॉग। ये सारे के सारे नाम डिफरेंट थे, लैंग्वेज बैरियर इसको खत्म कर दिया। बायोलॉजी वालों ने नाम रखे राणा टिगरीना।
राणा टिग्रीना फ्रॉक का नाम, साइंटिफिक नेम। ठीक, इस तरीके से जिसको हम शराब बोलते हैं उसको इंडिया वाले दारू बोलते हैं और गोरा वाइन बोलते हैं। और लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ी बला होती है, एक दूसरे की बात कन्वे नहीं करते। अगर मैं आपको फ्रांस भेज दूं और आपको अंडा लेना हो, आपको मुर्गी पर के दिखाना पड़ेगा उसको, जितने चाहे इशारे करते। मैं हांगकांग गया और मुझे जो है वहां पर वो कॉफी लेनी थी, उसको मैं पूरे तरीके बता दिए। उनका जो सूटेड बूटेड जो मैनेजर था उसको भी सब कुछ समझा दिया। तकरीबन आधा घंटा लग गया, कुछ समझ नहीं आया, कख नहीं पल्ले पड़ा, कोई इंग्लिश कोई हिसाब किताब ही नहीं। और उनके ना डब्बों के ऊपर कुछ लिखा और सारा उसमें था। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए इन्होंने कहा कम से कम केमिस्ट एक दूसरे की बात समझ सके। आज अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से अगर एक बंदा आता है, साइंटिस्ट आता है, केमिस्ट, और उसको प्रेजेंटेशन देनी है, किसी चीज की बात करनी है, पाकिस्तानी बैठे हुए, इंडियन बैठे हुए, यहाँ पे मिस्र के लोग भी बैठे हुए, तो वो जो बात करेगा कम से कम ये लोग तो समझें, बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन आप इसमें तो समझ जाए। इसलिए इन्होंने इसके लिए एक लैंग्वेज डिवाइस की कि हम इस तरीके से नेमिंग करेंगे। उस नेमिंग में क्या क्या था? उस नेमिंग में हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। अल्क एक टर्म आता है, अल्क का मतलब होता है सैचुरेटेड। अब ये सैचुरेट किस चीज से करना है आपको? हाइड्रोजन से। अगर आप सैचुरेट कर दोगे तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के, बाकी सारे हाइड्रोजन लग जाएंगे। एंड इन का मतलब होता है अनसैचुरेटेड, मतलब इसमें अभी कैपेसिटी है कुछ और भी आने की। सॉरी, अल्क का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, ये गलत हो गया। अल्क मीन हाइड्रोकार्बन। हाँ हाँ हाँ, इन वाला विल बी अनसैचुरेटेड and ane means saturated. तो ये पूरी की पूरी लैंग्वेज बनाई इन्होंने, जिसका हम छोटा छोटा सा भी पार्ट दे रहे हैं आपको, क्योंकि आप लोग वो बच्चे हो जो जिन्होंने पेपर नहीं दिए, या दिए भी हैं तो उन्होंने उस तरीके से नहीं पढ़ा जिस तरीके से पढ़ाया जाता है नॉर्मली। अगर आप लोग पढ़ते तो सबसे आसान आपको ऑर्गेनिक ही लगती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वोलेटाइल केमिस्ट्री होती है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड उड़ जाते हैं, ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी उड़ जाती है। ठीक, तो जब प्रैक्टिस में होते हैं तो जबरदस्त होती है, प्रैक्टिस छोड़ देते हैं फिर। ये ऐसी केमिस्ट्री है जब आप लोग बड़े हो जाते हैं तो फिर आपका जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं उसको भी बता रहे होते हैं, बेटा ये ऐसे होता था, मैं ऐसे पढ़ा था, और कुछ याद नहीं होता, ऑर्गेनिक का कुछ याद रह जाता है टूटा फूटा। इस तरीके से गिनती है 1 2 3 4, जैसे हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 पढ़ रहे होते हैं, पश्तो में याओ दुआ दरेस लोर बोलते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट आया जहाँ पे काम हुआ था, मतलब ग्रीक, लैटिन अमेरिका, ये लोग काम कर रहे थे इसके ऊपर। तो इन्होंने 1 कार्बन कंपाउंड के लिए और 2 कार्बन कंपाउंड के लिए और 3 कार्बन कंपाउंड के लिए, ऐसे तो एक्चुअली गिनती है वो, पेंटागन का नाम सुना? ठीक है, क्या मतलब हो गया उसका? 5 कॉर्नर वाला। आप लोगों ने हेक्सागोन का भी सुना है नाम, आप लोगों ने ऑक्टोपस का नाम भी सुना है। तो ये वही गिनती है, और ये गिनती कुछ ऐसी है कि अगर 1 कार्बन कंपाउंड उसको मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को व्हाट्सएप, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, HEPT हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नन, और 10 को डेक बोलते हैं। ओ लेवल्स में 4 तक थी गिनती, और 6 तक इसलिए करवाते थे ताकि आइसोमर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है वो जरा सेट कर दें। और अब हमारे पास कम से कम 10 तक की गिनती होनी चाहिए। तो ये गिनती सबको आती है या कर लेंगे आराम से? हो जाएगी। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन। तो आज आप लोग पेंटीन का मतलब समझ आ गया? सर पे लगा, पेंट का मतलब 5, इन का मतलब डबल बॉन्ड है, आपके सामने शक्ल बनाई हुई है, तो सर पे यही लगाते हैं।
भाई कोई गलती से लगा ना ले, उन्होंने यहाँ पर ई नहीं यूज किया, उन्होंने क्या यूज किया है, ए यूज किया है, वरना तो ये सर पे लगा देते थे। फ्यू। इज इज क्लियर? यहां तक कोई मसला? पक्की बात? बड़े आगे? चले बढ़ते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक में हमारे पास जो चीजें आ जाएंगी दैट इज फार्मूला है। हमारे पास 5 टाइप के फार्मूला हैं। आपके 60 मार्क के पेपर में तकरीबन 12 मार्क की डेफिनेशन आती हैं। इनमें से कोई एक भी डेफिनेशन अगर आई तो 2 मार्क की होगी। तो पहला जो फार्मूला है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो किसी को डेफिनेशन आती है? तो केमिकल फार्मूला showing exact number of all atoms in a compound. तो रेड का एक मार्क है एग्जैक्ट नंबर का, एंड ऑफ ऑल एटम दूसरा मार्क हो गया। एग्जाम्पल देते हैं आपको। एग्जाम्पल होगी इसकी C4H10O। अब इसका एम्पिरिकल नहीं बनेगा, चलो खैर। The second is known as empirical formula. empirical formula की डेफिनेशन भी आपको आती है। empirical formula के लिए जी डेफिनेशन आती है सबको? क्या होती है? ये हमने कॉपी किया इसको, इधर पेस्ट कर दिया। ये क्या शो करता? ये शो करता है सिंपलेस्ट रेशियो शो करता। अब इसका तो एम्पिरिकल फार्मूला यही रहेगा, क्यों? इससे ज्यादा सिंपलीफाई कर नहीं सकते इसको। The next one is known as display formula. डिस्प्ले फार्मूला जो है showing all bonds between atoms in a molecule. Example,
जो भी आपके सामने फॉर्मूला लिखा था वो मॉलिक्यूलर या एम्पिरिकल फॉर्मूला था, C4H10O, उसी से ये बनाया। तो ये क्या शो करता है? सारे बॉन्ड्स शो करता है। और ये गलत भी है। क्या गलत है इसमें? जी, तो इसमें जो गलती है दैट इज हमने OH को मिला के लिख दिया है, जिसकी वजह से ये मार्क कट जाएगा। नाउ इट इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। ये बात समझ आ गई? तो कहां पे गलती थी? दिस वाज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। तो डिस्प्ले शो करता है सारे के सारे। The next one is the fourth is known as structural formula. It shows arrangement of all atoms in a molecule. ये मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? Example is CH3, CH2, CH2, CH2OH, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको लिखने से पहले आपको ये करना होता है, जरा देख लीजिएगा, ये आपके पास उसने पूछने ही सारे आंसर स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक बच्चे को सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है और वो हर जगह पे कह रहा है स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। आप हर जगह पे डिस्प्ले बना के आएंगे, डिस्प्ले फार्मूला के आप लोग बेताज बादशाह हैं। वो आपसे पूछेगा, स्केलेटल की बात करेगा और इसकी बात करेगा, जो आप लोग फंस जाएंगे। तो उस चीज से बचने का रास्ता ये है कि आप लोग जब डिस्प्ले बनाएं उसका स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए। अब इन दोनों पे काम करना है हमें। पहले हम स्केलेटल की बात कर लें तो फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 इज स्केलेटल फार्मूला। स्केलेटल ढांचा फार्मूला तो इट शोज हाइड्रोकार्बन backbone of a molecule. मतलब ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है इसको यहां पे हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये दोनों फार्मूला थोड़े से हमें समझने हैं, ऐसे समझने कि आपके सामने बने, आपके सामने पिक्चर खुल के आ जाए। क्योंकि जब वो क्वेश्चन में देगा तो उस वक्त इतना सोचने का टाइम नहीं होगा। आपकी जितनी प्रैक्टिस यहाँ पे ज्यादा होगी उतना फायदा हो जाएगा। अब मुझे पता है कि अभी एल्केन में टाइम है, आइसोमर्स में टाइम है, तो मैंने आपसे काम दे दिया है कि इस फाइल को मैं भेजूंगा, आप लोग इसके प्यारे प्यारे नोट्स बना लें ताकि आपको बात याद रहे। हर क्लास दूसरी क्लास से कनेक्टेड होगी,
बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया, जो मैंने पहला लेक्चर दिया अभी आज आपको, जो पीछे बात की सारी ये ओ लेवल हम बता देते हैं बच्चों को, तो ओ लेवल से बात पता होती है। अभी यहाँ पे लेके आ गए, इन दोनों पे बात करनी थोड़ी सी, और हमारे पास कुछ टाइम है कि ना करें, जाने दें, चलें जाने देते हैं।